नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको हम बताएंगे कि कैसे देश की एक अदालत से एक देश एक कानून की जरूरत वाली दस्तक आई है। कैसे आज एक कोर्ट ने कहा है कि भारत को समान नागरिक संहिता की जरूरत है, यानी वो जरूरत जो संविधान बनाते वक्त बाबा साहेब आंबेडकर ने भी जताई थी, लेकिन देश के लिए जरूरी उसी समान नागरिक संहिता को धर्म के नाम पर वोट चाहने वाली सियासत ने लागू नहीं होने दिया। 3 पॉइंट में पहले आज की खबर जान लीजिए। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया। एक मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। साथ ही कहा कि संविधान में जो उम्मीद समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जताई गई, उसे अब हकीकत में बदलने की आवश्यकता है। तो क्या देश में धर्म और जाति की राजनीति को त्याग कर समान नागरिक संहिता को अब लागू करने का समय आ गया? मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। 3 दशक से ज्यादा वक्त पहले जो जरूरत देश के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बताई, अब उसी बात को दिल्ली हाईकोर्ट ने दोहराया है। जरूरत एक देश एक कानून की, जरूरत देश में समान नागरिक संहिता की। ऐसा क्यों, पहले यह समझ लीजिए। भारत में आज भी ज्यादातर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद के विवाद जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। सबके अपने अपने धर्म मुताबिक कानून है, तो धर्म निरपेक्षता समाहित संविधान में समानता के अधिकार आज भी जख्मी होते हैं। इन्हीं कानूनी पेचीदगियों और दुश्वारियों की वजह से ये युवक दिल्ली हाई कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की अर्जी लेकर पहुंचा था, लेकिन उसकी पत्नी और युवती का ये कहना था कि वो मीणा जनजाति से ताल्लुक रखती है, लिहाजा तलाक उस जनजाति के नियमों और परंपराओं के मुताबिक होना चाहिए। इसी वजह से जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने यह कहा कि अगर कॉमन सिविल कोड होता तो ये पेचीदगी और दुश्वारियां नहीं आती। लिहाजा अब जरूरी हो गया है, ये समय आ गया है कि जिस तरह से अंतर जातीय, अंतर धार्मिक विवाह की परंपरा बढ़ रही है, तो ऐसे में ये पेचीदगियां बढ़ती रहेंगी। जरूरी है कॉमन सिविल कोड का जल्दी से जल्दी लागू होना, क्योंकि आज के समय की मांग भी यही है। धर्म चाहे जो हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, शादी, तलाक, गोद लेने या जमीन के अधिकार से जुड़ा विवाद हो, अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल कानून के कारण महिलाएं ही सबसे ज्यादा पीड़ित होती हैं। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, आज का हिंदुस्तान धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक भारत में धर्म और जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं। तेजी से होते इस बदलाव की वजह से अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह या फिर तलाक में दिक्कत भी आती है। आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना न पड़े, इस लिहाज से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी, अब उसे केवल उम्मीद नहीं रहना चाहिए, बल्कि हकीकत में बदल देना चाहिए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 4 दशकों से जिस समान नागरिक संहिता को राजनीतिक मोहरा और मुद्दा बनाया जाता रहा है, वही समान नागरिक आचार संहिता पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूडान, टर्की, मलेशिया, कई देशों में दशकों पहले लागू हो चुकी है। और ये अलग बात है कि जिस अल्पसंख्यक आबादी की दुहाई देकर भारत में इसे रोका गया, वो अल्पसंख्यक आबादी वहां बहुसंख्यक में है और उन्होंने
हमसे पहले बाजी मार ली है। ये पर्सनल लॉज हर मजहब के इंटीग्रल पार्ट हैं, जिसको कि मजहब से हटाया और अलग नहीं किया जा सकता है। और अपने मुल्क के आइन ने, अपने मुल्क के संविधान ने, अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को ये पूरा इख्तियार दे रखा है, पूरा राइट दिया है कि अपने मजहब को फॉलो करें, उसको प्रोपोगेट करें। लिहाजा इस वजह से किसी भी किस्म से यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल लॉज को बनाना या उसको थ्रू आउट द कंट्री इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पूरे समाज में इस विषय पर एक कंसेंसस बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए और जिन मत पंथ संप्रदायों के अपने कानून हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि समान नागरिक संहिता का अर्थ हिंदू कोड बिल नहीं है। इस कारण से यदि इस पर सरकार किसी प्रकार की कोई पहल करती है तो उसका सर्वदूर स्वागत ही होना चाहिए। भारत की राजनीति में हर मुद्दे में धर्म के आधार पर वोट के तुष्टीकरण का चश्मा पहन लेने वाली राजनीति के कारण आज भी समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो पाई। नतीजा ये है कि अब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में 4 शादियों की इजाजत है, जबकि हिंदू सहित अन्य धर्मों में 1 शादी का नियम। शादी की न्यूनतम उम्र क्या हो, इस पर भी धर्म के आधार पर अपने अपने कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता, संपत्ति का अधिकार महिला को नहीं है। तलाक के बाद मुस्लिम पुरुष तुरंत शादी कर सकते हैं, महिला को 4 महीने 10 दिन इंतजार करना होगा। ईसाई पर्सनल लॉ का अलग नियम कायदा, जहां शादीशुदा जोड़े को तलाक के लिए 2 साल तक अलग रहना जरूरी है और ईसाई पर्सनल लॉ में ही मां की संपत्ति पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता। तो अब तक क्यों ऐसे असमानता फैलाने वाले अलग अलग कानूनों को खत्म कर देश में एक कानून नहीं लागू हो पाया? महिला सशक्तिकरण की बात करें, कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे है कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोलना करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला, शाहबानों का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर दिया। लेकिन मौजूदा सरकार भी 2016 में समान नागरिक संहिता पर रायशुमारी के लिए लॉ कमीशन बनाकर बड़े कदम उसके बाद नहीं उठा पाई। 2019 में तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा था कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने में असफल रही और अब तक धर्म के नाम पर बटे कानूनों के बीच धर्मनिरपेक्षता, समानता के संविधान से मिले अधिकार दबे हुए हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आप कहेंगे जब वर्षों से समान नागरिक संहिता की वकालत बीजेपी करती आई है तो क्यों यह देश में लागू नहीं हो पाया, जबकि 2019 में बीजेपी ने जो वादे अपने संकल्प पत्र में किए उनमें से 3 तलाक को खत्म करने का कानून देश में लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 से आजादी दी जा चुकी है। राम मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। नागरिकता संशोधन एक्ट संसद से पास हो चुका है। तो क्या अब देश में धर्म के आधार पर बंटे कानूनों को खत्म कर समान नागरिक संहिता वाला वादा भी सरकार पूरा करेगी? समाज की प्रगति तभी संभव है जब सभी प्रश्नों के बीच समानता का भाव हो। इसीलिए जरूरी है कि बदल चुके माहौल में समाज की संरचना में भी परिवर्तन आए, न कि आजादी के 7 दशक बाद भी धर्म और धार्मिक वोट के आधार पर समानता का अधिकार छीना जाए। जनता के अधिकार चुनावों में ऊपर आते हैं और मुसीबत की बाढ़ में डूब जाते हैं। जब सरकार हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा करती है और जमीन पर जनता को पता चलता है कि मदद के दावे भी हवाई हैं। बिहार में बाढ़ लगभग हर साल आती है। जनता की नियति बाढ़ को झेलना बना दिया गया है। मंत्री, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से समस्या दर्शन का एक दौरा करते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत क्या हवा से दिख पाती है? लाखों लोग एक बार फिर बिहार में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। नीतीश सरकार हम लोग को इस साल वोट लेकर के मौत के घाट में उड़कर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया
तो क्या हवा से मुख्यमंत्री देख पाए मालती देवी का वो दर्द जो जमीन पर ही नजर आ सकता है? भोजन नहीं है, कहने का क्या आवश्यकता है सर? बताओ बेटा, इसमें कोई माँ इतना साहस करके रह सकता है? हवाई दौरा करके बाढ़ में फंसी जनता का दर्द जानने जब मुख्यमंत्री उड़ते हैं तो क्या देख पाते हैं कि जमीन पर तो बाढ़ के बीच बीमार आम आदमी को ले जाने के लिए भी केले के तनों का सहारा लेकर जनता पानी में डूब कर आती है। फिर पूछते हैं कि जब मुख्यमंत्री हवाई दौरों के दम पर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं बाढ़ में फंसी जनता के प्रति, तो क्या दिख पाता है आसमानी दौरों के दौरान नीचे जमीन पर वो जनता जिसे फरियाद देने भी नाव से थाने जाना पड़ता है? हेलीकॉप्टर से सिर्फ चारों तरफ पानी दिख सकता है, इसीलिए थर्माकोल की जुगाड़ वाली नाव पर आज तक संवाददाता को बैठना पड़ता है। हवा से बाढ़ में फंसे आम आदमी की समस्या भी चींटी जितनी दिखती होगी, इसीलिए जनता की समस्या देखने नाव में आज तक संवाददाता को उतरना पड़ता है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले में है और मुजफ्फरपुर शहर क्षेत्र में ही आने वाले अहियापुर थाने की हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि उस थाने तक जाने के लिए फिलहाल हमें एक नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये मुजफ्फरपुर का लो लाइन एरिया माना जाता है और बीते कई दिनों से यहाँ हालात कुछ ऐसे ही हैं कि सड़क से थाने तक जाने के लिए कुछ इस तरीके से नाव पर बैठकर जाना पड़ रहा है। नीतियां जब डूब जाती हैं तो बाढ़ के पानी को अपनी नियति मानकर उनके साथ दुखों को भूलकर खेल खिलवाड़ ही बच्चे कर सकते हैं। हकीकत तो यह है कि मुजफ्फरपुर में 7 दिन से कई इलाके बूढ़ी गंडक नदी के पानी में ऐसे डूबे हैं कि थाने तक पुलिस को जाना हो या फिर फरियादी को एक नाव ही सहारा है। लोग नाव की व्यवस्था करवाए हैं, नाव से ही परिवादी और हम लोग आते जाते हैं और सुचारू रूप से काम धाम कर रहे हैं। कितने दिन से ये पानी लगा हुआ है? ये पानी अब 3, 4, 5, 7 दिन से लगा हुआ है। पानी में डूबने के लिए क्या जनता विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री चुनती है? पानी में डूबे रहने के लिए ही क्या आपदा प्रबंधन मंत्री बनते हैं? हालत यह है कि जो जहां फंस गया है वहीं फंसा है। हजारों घर डूबे हुए हैं, लाखों लोग एक बार फिर बिहार में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर जिले के शहबाजपुर गांव में मौजूद हैं और मेरे चारों तरफ आपको सिर्फ पानी नजर आ रहा होगा और जो भी यहाँ पर घर हैं वो पूरी तरीके से हम आपको तस्वीर दिखाएं कि डूब चुके हैं पानी में। स्कूल डूब चुके हैं, जो भी यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र हैं वो डूब चुके हैं। इसीलिए फिर से हम पूछते हैं, क्या मालती देवी जैसी जनता की मुसीबत हवाई दौरे से किसी को नजर आएगी? दिखती तो फिर जिनका घर एक मंजिल तक पानी में डूबा है उन्हें छत पर अपनी जिंदगी को समेटकर नहीं रहना पड़ रहा होता। नीतीश सरकार हम लोग को इस साल वोट लेकर के मौत के घाट में पहुंचा दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं है, भोजन नहीं है, कहने का क्या आवश्यकता है सर? बताओ बेटा, इसमें कोई माँ इतना साहस करके रह सकता है? नीतीश सरकार को हम धन्यवाद देंगे। एक दिन हमारे जैसा वो विपत्ति सह करके ऐसे पानी में खड़ा रहेंगे तो। मंत्री हो या मुख्यमंत्री, उनका हेलीकॉप्टर तो हवाई दौरा करके हवा से गुजर जाता है, नीचे रह जाता है तो सिर्फ बाढ़ का पानी और पानी में डूबी आम आदमी की कहानी। उत्कर्ष सिंह, मुजफ्फरपुर, आज तक। दुर्भाग्य यह है कि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्हें उनके पहले कार्यकाल में बाढ़ प्रबंधन के कारण ही सबसे ज्यादा तारीफ मिली थी। बाढ़ के बाद जो राहत कार्य को उन्होंने अंजाम दिया था वैसा बिहार में उससे पहले देखा नहीं गया था। लेकिन कार्यकाल आगे बढ़ते गए, नीतीश कुमार कुछ कुछ बदलते गए। बहरहाल गांवों के विकास के लिए 3 स्तर का चुनाव होता है, लेकिन ग्रामीणों के विकास के लिए होने वाला उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव कभी भी हिंसा के बिना पूरा नहीं हो पाता। पिछले कई चुनावों की यही कहानी है, जिसकी सत्ता उसका लोकतंत्र।
लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों होता है, जबकि आंकड़े कहते हैं जिसने पंचायत चुनाव जीता वो विधानसभा नहीं जीत पाता। बंगाल के चुनाव में कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमले का गुस्सा दिल्ली तक उठता है तो फिर उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सामने आई लोकतंत्र को शर्मसार करती इन तस्वीरों का जवाब क्या है? क्या बंगाल में जिसके पास सत्ता की लाठी उसी की सियासत चलेगी? तो उत्तर प्रदेश में भी यही होता है, जहां गुरुवार को लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी की प्रस्तावक महिला को नामांकन प्रक्रिया में जाने से रोकने के लिए यूं शर्मनाक तरीके से कानून की साख गवा दी जाती है। मेरी साड़ी खींची, ब्लाउज फाड़ दिया, पुलिस खड़ी रही पर मेरे साथ कुछ नहीं किया। कोई भी, इतनी पुलिस थी, किसी ने नहीं बोला। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, कानूनी तरीके से चुनाव आयोग की मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्य, इन सारे शब्दों को तार तार करने वाली ये 13 सेकंड की तस्वीरें गुरुवार दोपहर से एक ही सवाल पूछती हैं। बंगाल की हिंसा तो क्या उत्तर प्रदेश में से कार्यकर्ता रोको आंदोलन कहेंगे? आखिरकार उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का किसकी जिम्मेदारी है? कोई जिम्मेदार है तो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग हैं, और ये जनता देख रही है। अगर बहन के साथ अपमान हुआ है, बहन की साड़ी खींची गई है, उसका सामान छीन लिया गया, उसकी ज्वेलरी छीन ली गई, अगर उसके पर्स में जो पैसे रखे थे वो छीन लिए गए, तो क्या उत्तर प्रदेश की माएं बहनें नहीं देख रही? भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो विपक्ष के पास एक पुराना रटाया जो विषय है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सही चुनाव नहीं होने दिया। लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से बेहद शर्मनाक बदसलूकी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। सीओ, थाना प्रभारी, पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन हिंसा तो सिर्फ लखीमपुर में हुई नहीं। क्या चुनाव ऐसे होता है कि पुलिस के सामने ही गोली बम चलाने की आजादी मिल जाए? क्या चुनाव ऐसे होता है कि जहां पुलिस की मौजूदगी में ही विरोधी उम्मीदवार को पर्चा दाखिल करने से रोकने के लिए कमर में कट्टा खोसकर आरोपी बीजेपी समर्थक गुंडाई करे और पुलिस भैया बाबू करके छोड़ दे? जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडाई की है। इतनी गुंडागर्दी चुनाव में कभी नहीं हुई होगी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो प्रशासन के लोग दोषी हैं। महिला अभी यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आई हुई हैं, उनसे जाकर पूछिए उनको कौन रोक रहा था। उन्हीं के पार्टी के लोग उनको खींच कर ले जा रहे थे कि कोई दूसरा उनका प्रत्याशी था जो पर्चा भरना चाहता था, उनको पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा था। और आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि इनको अब यही काम रह गया, क्योंकि उनके पास जननीति नहीं थी। इन्होंने जनता के हितों के काम नहीं किया। आरोप के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। इस बात को भी यहाँ जरूर ध्यान रखना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंचायत स्तर के इलेक्शन में ऐसा नहीं कि बम, गोली, झड़प, पर्चा छीनने की वारदातें पहली बार हो रही है। यूपी में जिसकी लाठी उसी का लोकतंत्र की पुरानी कहानी है। 2010 में बीएसपी की सरकार थी। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 50 से ज्यादा सीट हाथी ने जीती। 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 63 सीट जिला पंचायत प्रमुख की अखिलेश यादव की पार्टी ने एक तरफा जीती। 2021 सरकार अब बीजेपी की है और 75 में से 67 जिला पंचायत प्रमुख बीजेपी के जीत जाते हैं। दावा है कि 3 स्तर के पंचायत वाले चुनाव में प्रशासनिक अमला जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे स्टाइल में सरेंडर हो जाता है। इसीलिए 2010 हो, 2015 या 2021 सत्ता जिसकी जीत उसकी होती है। बस हारता लोकतंत्र है और टूटता आम आदमी का चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। दावा है कि गुंडागर्दी और वर्चस्व की दबंगई के कारण यूपी में 300 से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख तो निर्विरोध चुन लिए गए। बाकी ब्लॉक प्रमुख को चुनने का चुनाव कल होना है। ब्लॉक प्रमुख को क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी चुनते हैं। और बड़ी खबर इस समय की ये है कि संत कबीर नगर में पिता के अंतिम संस्कार में जा रहे क्षेत्र पंचायत सदस्य को अगवा कर लिया गया है। आरोप है कि मृतक पिता के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते अजय नाम के बीडीसी को कुछ लोग मार पीट कर अगवा करके ले गए। हालत यह हो गई कि पिता का शव अंतिम संस्कार के लिए घाट पर पहुंच गया, लेकिन बेटा गायब है। आरोप बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है।
दुनिया के कई देशों में जब लापरवाही कोरोना की थमी रफ्तार को दोबारा बढ़ा रही है, तब भारत में कुछ लोगों की लापरवाही एक बड़ी आबादी के लिए खतरा बनती जा रही है। दो तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। सैलानी और सियासत करने वाले ये वो दो लोग हैं जो अभी कोरोना के विस्फोटक रूप के लिए जिम्मेदार बन रहे हैं। अपनी नाक और सांस की आजादी के लिए दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना के साथ पिकनिक मनाने वाले ये लापरवाह नागरिक और वायरस को अपना समर्थक समझने वाले नेताओं के कारण दावा है कि इन्हीं जगहों पर कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। देश के कई शहरों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार चल रहा है। 1 जून से अब तक पेट्रोल 21 बार महंगा हो चुका है, जबकि डीजल 19 बार। हाल फिलहाल राहत की सूरत नजर नहीं आती। नए मंत्री का भी कहना है कि उनको हालात को समझने के लिए समय चाहिए। पेट्रोल की शहर शहर ताबड़तोड़ सेंचुरी लग चुकी है। दिल्ली 100 रुपए पार, मुंबई 100 पार, जयपुर 100 पार, पटना में भी 100 पार, कोलकाता में 100 पार, चेन्नई में 100 पार, हैदराबाद में 100 पार, भोपाल 100 पार। शहर शहर यही हाल है। उंगलियों पर गिनने लायक भी शहर नहीं बचे हैं जहां पेट्रोल 100 रुपए लीटर से भी कम हो। कहीं रेट 106 से 107 हैं, तो कहीं 111 रुपए तक पेट्रोल बिक रहा है। लोग गुस्से में हैं, कसमसा रहे हैं। पेट्रोल की आग से जेब जल रही है। जरा शहरों के आज के रेट पर नजर दौड़ाइए। दिल्ली में रेट 100 रुपए 56 पैसे, मुंबई में 106 रुपए 59 पैसे, जयपुर में इससे भी ज्यादा 107 रुपए 37 पैसे, पटना में हर लीटर के लिए देने होंगे 102 रुपए 89 पैसे, कोलकाता में 100 रुपए 62 पैसे, हैदराबाद में 104 रुपए 50 पैसे और भोपाल में सबसे ज्यादा 108 रुपए 88 पैसे। डीजल भी आग उगल रहा है, सेंचुरी लगने ही वाली है। दिल्ली में रेट 89 रुपए 62 पैसे है, मुंबई में 97 रुपए 18 पैसे, जयपुर में डीजल 98 रुपए 74 पैसे में बिक रहा है, तो अहमदाबाद में 96 रुपए 48 पैसे में, पटना में डीजल का रेट 95 रुपए 14 पैसे है, चेन्नई में 94 रुपए 15 पैसे, भोपाल में तो हदें पार है। डीजल का सबसे ज्यादा रेट 98 रुपए 40 पैसे है। नए मंत्री हरदीप पुरी ने पद संभाला तो एक ही सवाल बार बार हुआ, रेट कब कम होंगे। पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम। आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड इफ यू डिडंट आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन। मंत्री जी को वक्त चाहिए, पर देश भर में लोग सवाल कर रहे हैं कि जिए तो कैसे। असर ऐसे पड़ रहा है कि जो मान लीजिए सैलरीड है, उनकी सैलरी तो इंक्रीज नहीं हुई ना। अब जिसको मंथली मान लीजिए 3000 का पेट्रोल लगता है सेम सैलरी पे, अब उसको 4000 5000 का लग रहा है, तो लॉस तो उसी को है, बच क्या रहा उसको। पेट्रोल डीजल पर नाराज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वडोदरा में टूर ट्रैवल वालों ने भाड़ा 20% बढ़ा दिया है। नाराज कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है। विरोध, नाराजगी और सियासत के बीच पेट्रोल डीजल की आग है कि बुझती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दस्तक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को लेकर होड़ अभी से शुरू हो गई है। बिहार के बाद ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपने मिशन में जुट गए हैं। पूर्वांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में कल पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं। ओवैसी की तैयारी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का विकल्प बनने की है। इसी रणनीति के तहत ओवैसी ने पहले योगी को 2022 में रोकने की चुनौती दी और अब उन्होंने मुस्लिम यादव फैक्टर पर चलने वाली समाजवादी पार्टी पर वार किया है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह गैंग के लोग यहाँ पर आकर कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे देश में और ना ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह। हैदराबाद में आतंकी हमले कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई अगर आंख उठा करके देखेगा गलत आदमी, उसकी आंखें निकालने का काम हमारी नहीं से करेंगे। हमारी कोशिश यही है
कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मांतरण करा रहे हैं, जो धर्मांतरण को फंडिंग हो रही है, ये सब उसके बारे में इन लोगों का आना जाना हो रहा है। संकल्प मोर्चे का हिस्सा बनो और इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी की हुकूमत को शिकस्त देंगे। तो क्या ओवैसी योगी आदित्यनाथ को 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, या फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी की एंट्री से ध्रुवीकरण होगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ओवैसी फैक्टर से यूपी इलेक्शन में बीजेपी से ज्यादा विपक्ष का नुकसान होगा? वो तमाम सियासी जमातों को समझना चाहिए कि अब हम तुम्हारे रहमो करम पर नहीं है। जो सियासी जमात ये समझ रही है कि मजलूम अवाम अक़लियतों का कोई आवाज नहीं है और उनको सिर्फ एक इफ्तार की दावत करने से, उनको एक खजूर खिलाने से या एक मुशायरा करने से या कोई कव्वाली का प्रोग्राम करने से खुश हो जाएंगे। मैं इन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूं, ये सर्कस खत्म होगा, ये सर्कस के जोकरों का ये नाटक बंद होगा और ये सर्कस में जो रिंग मास्टर है, ये रिंग मास्टर को समझना चाहिए कि हम इस सर्कस के जोकर नहीं है, हम रिंग मास्टर बनकर तुमको हमारे इशारों पर नचाएंगे इंशाअल्लाह। बिहार और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने अपने चुनावी अभियान की पहली दस्तक दे दी है। पूर्वांचल में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए ओवैसी मुस्लिम बहुल बहराइच आए और कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी किया, लेकिन यूपी के सियासी मैदान में ताल ठोकने वाले ओवैसी के पहले ही कदम से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसकी चपेट में उन्हीं के सहयोगी राजभर आ गए हैं। वाराणसी में ओवैसी और राजभर के पुतले जलाए जाने की वजह बहराइच की सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है, जिस पर ओवैसी ने चादर चढ़ाई। इस दौरान उनके साथ ओम प्रकाश राजभर भी थे, लेकिन बीजेपी का इल्जाम यह है कि ओवैसी और राजभर मुसलमानों को रिझाने के लिए राजा सुहेलदेव के स्मारक को भूल गए। बीजेपी कह रही है कि ओवैसी ने विदेशी आक्रमणकारी की दरगाह पर सजदा किया, जबकि उन्हें हराने वाले राजा सुहेलदेव की अनदेखी की, जिसे बीजेपी राजभर समाज और महाराजा सुहेलदेव का अपमान बता रही है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव को देवता तुल्य मानती आई है। ऐसे में उनकी इस कथित अनदेखी को बीजेपी ने भुनाने का फैसला कर लिया है। इसी सिलसिले में योगी के मंत्री अनिल राजभर ने इसे राजा सुहेलदेव का अपमान बताया। जो बात कल ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी ने किया है, एक देश के लुटेरे का सम्मान कर कर और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान कर कर, इसका खामियाजा तो भोगना पड़ेगा। कितने शर्म की बात है कि महाराजा सुहेलदेव का नाम लेके और पार्टी बनाकर 18 साल से राजनीति की रोटी खाने वाले लोग और महाराजा सुहेलदेव का अपमान हो रहा है, तमाशा देख रहे हैं। सैयद सालार मसूद गाजी भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाले महमूद गजनबी का भांजा था, जिसे बहराइच में तब बहने वाली टेढ़ी नदी के पास 1034 में महाराजा सुहेलदेव ने 5 दिनों तक चले भीषण युद्ध में पराजित कर मार डाला था। इसीलिए राजा सुहेलदेव को इस इलाके में हिंदू नायक के तौर पर पेश किया जाता है। बीजेपी ने बीते कुछ सालों में महाराजा सुहेलदेव को पूर्वांचल की राजनीति में अपना केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास किया है। इसी साल 16 फरवरी को बहराइच के चित्तौरा में प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास किया। सुहेलदेव का सियासी महत्व ओम प्रकाश राजभर के लिए बहुत ज्यादा है। उनकी पार्टी का नाम सुहेलदेव के नाम से ही शुरू होता है। राजभर की योजना ओवैसी के साथ मिलकर संकल्प मोर्चा के बैनर तले छोटे दलों को साथ लेकर 2022 के चुनाव में उतरने की है, लेकिन ओवैसी का पहला सियासी दांव राजभर के गले पड़ गया है। कहाँ थे पिछड़े समाज के नेता जो आज झुनझुना लेके आ रहे हैं समाज में? ये सब जनता सब जानती है। ये कापी जनता जांचेगी, कोई नेता नहीं, कोई अधिकारी नहीं जांचेगा। 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। ओवैसी जानते हैं कि अगर बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया तो राजभर को नुकसान हो सकता है, सो उन्होंने इसकी काट के तौर पर योगी को चुनौती देना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ दो पर्सनालिटीज का मुकाबला ही नहीं है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी उन बेवाओं की तरफ से योगी आदित्यनाथ को हराना चाहेगा जिनके हस्बैंड को सरकार ने कोविड के दौरान कोई मदद नहीं की। लाखों की तादाद में हमारी बहनें बेवा हो चुकी हैं, लाखों की तादाद में बच्चे यतीम हो चुके हैं।
ऐसा पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने योगी को चैलेंज किया। इससे पहले भी ओवैसी ने योगी को 2022 में रोकने की ख्वाहिश जताई थी। आज तक के साथ बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी की चुनौती को स्वीकार भी कर लिया था। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है। उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। बिहार के चुनाव में बहुत से जानकारों ने ओवैसी की एंट्री से बीजेपी को फायदे का दावा किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले भी ओवैसी और योगी के बीच जंग में बीजेपी के फायदे को ही देख रहे हैं, जिसे बीजेपी ने कैश करवाने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। ये मुंगेरी लाल के सपने कुछ चंद लोग देख रहे हैं राजनीति में। सपने देखना अच्छी बात है, मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए। एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट करके, इनोसेंट लोगों को टारगेट करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनकी फंडिंग हो रही है, उसके तार भी देखना है कहां कहां जुड़े हैं। इनका बार बार आना उत्तर प्रदेश में और जाना, ये कहीं ना कहीं इस तरफ भी संकेत देता है। योगी बनाम ओवैसी के चुनाव से बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये तो अगले साल चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में ओवैसी और बीजेपी में जुबानी जंग जरूर तेज होने वाली है। बहराइच से अभिषेक मिश्रा, लखनऊ से संतोष कुमार और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्वांचल में राजभर वोट अहम माना जाता है। दर्जनों सीटों पर हार जीत में यह बड़ा फैक्टर है। अनुमान है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय की आबादी तकरीबन 18% है, वहीं पूरे राज्य में तकरीबन 2.5% राजभर वोट हैं। 15 जिलों की 60 सीटों पर समुदाय का अच्छा खासा असर है, इसीलिए बीजेपी इस विवाद को इतना तूल दे रही है। लेकिन ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर है, जो कुल 403 में से 137 हैं। इनमें 47 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी को अपना नेता क्यों मानेगा? वोट डालेंगे तो अपनी पार्टी को, अपने संकल्प मोर्चा के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम किसी के दिए हुए टुकड़ों पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। क्या ओवैसी की एंट्री से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बटेगा? उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम वोट बैंक को लेकर मुकाबला ओवैसी के आने से कड़ा होने जा रहा है। अभी तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में 90% मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता रहा है, लेकिन ओवैसी इसे बदलना चाहते हैं। सियासी जमातों को समझना चाहिए कि अब हम तुम्हारे रहमो करम पर नहीं है। जो सियासी जमात ये समझ रही है कि मजलूम अवाम अक़लियतों का कोई आवाज नहीं है और उनको सिर्फ एक इफ्तार की दावत करने से, उनको एक खजूर खिलाने से या एक मुशायरा करने से या कोई कव्वाली का प्रोग्राम करने से खुश हो जाएंगे। मैं इन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूं, ये सर्कस खत्म होगा, ये सर्कस के जोकरों का ये नाटक बंद होगा और ये सर्कस में जो रिंग मास्टर है, ये रिंग मास्टर को समझना चाहिए कि हम इस सर्कस के जोकर नहीं है। हम रिंग मास्टर बनकर तुमको हमारे इशारों पर नचाएंगे इंशाअल्लाह। तो सवाल यह है कि ओवैसी किसे रिंग मास्टर कह रहे हैं, वो किसे बता रहे हैं कि अब पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की तीनों बड़ी पार्टियों को वक्त और ताकत के हिसाब से एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलता रहा है। मौजूदा हालात में समाजवादी पार्टी को अल्पसंख्यक वोटरों की पहली पसंद माना जाता है, जिसे ओवैसी ने सीधी चुनौती दे दी है। एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। मुस्लिम और यादव के चुनावी गठजोड़ से ही समाजवादी पार्टी को सत्ता मिलती रही है, लेकिन एक बात है जो ओवैसी के पक्ष में जा सकती है। आज के वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों का कोई बड़ा नेता नहीं है।
आजम खान को समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता माना जाता था, लेकिन वो पिछले काफी वक्त से जेल में बंद हैं। एसपी के दूसरे मुस्लिम नेता शाहिद मंजूर और अहमद हसन अब राजनीति में उतने सक्रिय नहीं हैं। इसीलिए कई जानकारों को लगता है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आवाज बन सकते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी का लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में 58% है। इसका जिम्मेदार कौन है? ओवैसी है। अगर आज उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट बच्चों का सबसे ज्यादा अगर है, मुस्लिम माइनॉरिटी और दलित का हम जिम्मेदार हैं। ओवैसी की ये बातें समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आ रही, जिसने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि वो यूपी में बीजेपी को रोकने आए हैं या फिर विपक्ष को। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ चुनाव के मौसम में बहुत लोग आएंगे। अब ये तय उनको करना है कि वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल के समाजवादी पार्टी को रोकना चाह रहे हैं या भाजपा को रोकने आए हैं। बिहार में कितने सीट लड़े थे हम, बताइए आप मोर्चे में लड़े थे, लेकिन आप जीते तो आप 5 सीटें जीते, लेकिन आरोप तो यही लगा ना सर। आरोप तो लगता रहता है ना कि हम क्या किसी के गुलाम है। जो दूसरी पार्टियां बीजेपी से हारती हैं, आप उनको कहते हैं बी टीम, उनको कहते हैं कि आपने मेजॉरिटी कम्युनिटी को डिवाइड किया। आपको सिर्फ लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी नाम है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो उसको बोल दो। 2014-19 का पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़े, कैसे जीती बीजेपी उत्तर प्रदेश में? हम माइनॉरिटी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ साथ दलित और वंचित समाज के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं। तो सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सबके सीने पे सांप क्यों लौट रहा है? बिहार की तरह पूर्वांचल में ओवैसी को कामयाबी की उम्मीद है। ऐसे में अगर वो मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट बांटने में कामयाब हुए तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। इसीलिए अखिलेश यादव भी ओवैसी पर सीधा हमला बोलने से बच रहे हैं। कल ओवैसी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारा MY फैक्टर नहीं, A to Z पर हम काम करेंगे। उन्होंने सीधे से सपा को घेरने की कोशिश की है। आप A to Z तक तो कह रहे हो, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा विकास पर चुनाव होगा। तो हमें खुशी है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं और विकास पर काम करना चाहते हैं। तो ऐसे जितने लोग हैं जो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, उन सब दलों को समाजवादी पार्टी साथ लेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही मुख्य मुकाबला है। 2022 का चुनाव दोनों पार्टियों का भविष्य काफी हद तक तय करेगा। यही बात यूपी में ओवैसी फैक्टर को बहुत अहम बनाती है। बहराइच से अभिषेक मिश्रा, लखनऊ से संतोष कुमार और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक के आखिरी हिस्से में आपको मौत को मात देने वाली 7 साल की एक बच्ची से मिलवाते हैं जिसने हौसला नहीं खोया। मामला अयोध्या का है, जहां आगरा के शास्त्रीपुरम से एक परिवार के 15 लोग दर्शन करने गए। इसके बाद ये प्रसिद्ध गुप्तार घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। परिवार का एक सदस्य पानी में गिरा, जिसे बचाने के लिए 15 में से 12 सदस्य पानी में चले गए। 12 में से 3 लोगों को तो बचा लिया गया, जबकि 6 लोग डूब गए और 3 लोग अब भी लापता हैं। इसमें 7 साल की इस बच्ची के पिता भी शामिल हैं। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।